हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम चर्चा करेंगे 30 अगस्त हिंदी न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, अर्थव्यवस्था में यूपीआई। तो हाल ही में हमें देखने को मिला है किस तरह से यूपीआई के माध्यम से लगातार डिजिटल लेन देन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है कि किस तरह से 429 अरब रुपए तक का लेन देन यूपीआई के माध्यम से किया जाए। 2024 की बात करते हैं तो यूपीआई के माध्यम से 131 अरब रुपए का लेन देन किया गया था, जो 2023 में 84 अरब था। तो किस तरह से लगातार वित्तीय समावेशन मजबूत हो रहा है और नागरिकों के माध्यम से जो डिजिटल वित्तीय प्रणाली है उसको अपनाया जा रहा है, जिसका प्रयोग सभी के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वे सब्जी विक्रेता हो या अन्य कोई छोटे से छोटा शॉपकीपर, सभी के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय समावेशी को मजबूती मिल रही है। किस तरह से भारत में 1.4 अरब की आबादी होने के है, जिसमें 90 करोड़ व्यक्तियों के पास अपने खाते हैं, जो कि यूपीआई के इस क्रांति का आधार है। इसके पश्चात जब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसके माध्यम से यूपीआई को अपनाया गया था। उसके अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस और पेरू जैसे देश है जिन्होंने यूपीआई को स्वीकार किया है। इसके माध्यम से हम देख सकते हैं किस तरह से रुपी स्ट्रांग होगा। और जब हम बात करते हैं टूरिज्म को, टूरिज्म प्रमोट होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के बाद यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की जा सकती है, जिसके द्वारा लेन देन आसान होगा और जो वित्त में आने वाली समस्या है उनको सुधारा जा सकेगा। आरबीआई के द्वारा समय समय पर उससे संबंधित निर्देश जारी किए जाते रहते हैं। छिपकर इंसुलिन लेते बच्चे और लोग। तो देखने के लिए मिला है किस तरह से जब डायबिटीज की बात करते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात की जाती है। जब हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करते हैं तो वो जेनेटिक होती है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, जिसके माध्यम से देखने के लिए मिलता है कि विभिन्न प्रकार की जो समाज में एक प्रकार की इस तरह की भ्रांति बन गई है, जो कि इस तरह से देखी जाती है कि वह बीमार है, पीड़ित है, जिसकी वजह से व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होती है। जब देखते हैं कि किस तरह से बच्चों को लिए इंसुलिन लेने के लिए कोई विशेष अवकाश प्रदान नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन्हें इंसुलिन लेने के लिए ऐसी स्थानों पर छुपकर लेना पड़ता ताकि उन्हें कोई देखे ना, ताकि उनका मजाक ना बने। इस तरह की स्थिति से बदलना अनिवार्य है, ताकि जो टाइप 1 डायबिटीज है वह असंक्रामक बीमारी है, उसके लिए लोगों का नजरिया सामान्य हो सके कि इस तरह की बीमारी को जो कि संक्रमक नहीं है उसके द्वारा भी जीवन प्रत्याशा है। किस तरह से अगर उचित चिकित्सक सुविधाएं प्रदान की जाए और दवाइयों को समय से लिया जाए तो वह जीवन प्रत्याशा को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें के बारे में जागरूकता फैलानी होगी, ताकि लोगों का जो दृष्टिकोण है इस स्थिति के लिए सामान्य हो सके। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इंसुलिन पर होने वाला खर्च, जिसके माध्यम से विभिन्न लोगों को समस्या उत्पन्न होती है। इंसुलिन ग्लूको ग्लूकोमीटर या फिर इंजेक्शन संबंधित समस्याएं होती है, जिसमें दवाइयों को खास तापमान पर रखना पड़ता है। फ्रिज या बिजली से रिलेटेड जब हम खर्चे की बात करते हैं तो औसत 3500 रुपये प्रति माह न्यूनतम खर्च आता है। इसको किस तरह से घटाया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों की पहुंच दवाई तक बनाई जा सके, इसके लिए अनिवार्य है कि एक स्वास्थ्य ढांचा इस तरह से विकसित किया जाए जिसमें सुलभ सुविधाएं उपलब्ध हो, और इंसुलिन के मरीजों को इस तरह से ट्रीट ना किया जाए कि वह उनको एक सामान्य नजर से देखा जा सके। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पहल चलाई जा सकती है, जैसे कि जब हम बात करते हैं भारतीय रोल मॉडल्स की, तो उदयपुर राजघराने के प्रिंसेस पद्मजा कुमारी के द्वारा जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित किया था, वह टाइप 1 डायबिटीज के साथ है। उसकी वजह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परोपकारी संगठन फेडरेशन ऑफ मेवाड़ की स्थापना की, जिसके माध्यम से जो टाइप 1 डायबिटीज है उनके उन मरीजों को सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा जब हम डॉक्टर सुजय घोष की बात करते हैं, जो कि कोलकाता के है, उन्होंने एक ऐसे संस्थान के पोस्टर बॉय बनने कर उभरे, जिसके माध्यम से जो टाइप 1 ग्रस्त बच्चे हैं उनके लिए नीति में परिवर्तन किए जा सके और उनको यह उनके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाया जा सके कि यह बीमारी अ, कोई इस तरह से नहीं है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या फिर उनके ऊपर अभिन्न भाषा का प्रयोग किया जाए, कि उनके
जीवन जो है वह जटिल बीमारी से ग्रसित है, या फिर उनके ऊपर हंसी मजाक उड़ाया जाए, इन सभी समस्याओं का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। इंटरनेट का उपयोग, जब हम बीते कुछ वर्षों में इंटरनेट का उपयोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में अभी आधी आबादी इंटरनेट का उपयोग कर रही है। जब हाल ही के देशों में देखने के लिए मिलता है किस तरह से, जब हम पश्चिम पूर्वी एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की बात करते हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, भारत जैसे देश शामिल है, वहां आंकड़े देखते हैं कि किस तरह से वह बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया में 99%, मलेशिया में 94%, सिंगापुर में 94%, जापान में 88%, और भारत में 56%, जो इंटरनेट उपभोक्ता द्वारा उपयोग हमें बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। कल्प मेहता, मेरी दृष्टि में किसान ही मेरे सच्चे भक्त है, जिनसे कर्म को महत्व दिया, उनसे मेरा उपदेश है सुनने से अधिक खेती करने के अपने कर्म को महत्व दिया, और कर्म ही उनकी सबसे बड़ी पूजा और धर्म है। बुद्ध, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जब हम भारत की बात करते हैं तो वैदिक काल से या फिर अन्य सभ्य ग्रंथों में भी कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना जाए। किस तरह से कर्म प्रधान संवृत्ति हमें गीता के ज्ञान में भी देखने के लिए मिलती है कि अगर हम अपने कर्म करते हैं, अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, उचित तरीके से करते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को भी मिले पेंशन और सामाजिक सुरक्षा। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना सरकार द्वारा लागू करने के लिए घोषणा की गई है। जब हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो इसमें देखा गया है कि जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको मिलेगी। जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट के 12 महीने पहले तक उनके जो तनख्वाह दी जा रही थी उसके मूल का 50% उन्हें प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं 25 वर्ष तक की सेवा या 10 वर्ष से अधिक तक की सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को एक न्यूनतम फीसदी फिक्स कर उनको हिस्सा प्रदान किया जाएगा, जो कि उनको पेंशन एक निश्चित रूप से प्रतिमाह 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन गारंटी दी जाएगी। जब हम न्यू पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के मूल वेतन भत्ते से 10% योगदान सेवा निधि में दान किया जाता था, और उन्हें बाजार में निवेश कर दिया जाता था, और निवेश पर प्राप्त होने वाले प्रॉफिट के माध्यम से उनकी पेंशन उन्हें दी जाती थी। इस स्कीम से संबंधित समस्या में देखने को मिलती थी, अगर उनसे प्रदान लाभ कम होता था तो उनकी जो न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं होती थी, जिसकी वजह से हर महीने एक वित्तीय जो निश्चितता होनी चाहिए उसमें समस्या आती थी। इसी कारण हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम अपनाई गई थी, जिसके माध्यम से जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी या फिर कर्मचारी है सभी को उनके जो तनख्वाह मिल रही थी उसका आधा फीस 50% उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। इसी कारण ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच मध्य का मार्ग यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। किंतु जब हम वित्तीय की बात करते हैं तो किस तरह से वित्तीय सेवा को सुनिश्चित किया जाए, या फिर जो अनिश्चित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र है, उनमें जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए जब हम देखते हैं किस तरह से उन्हें जो पेंशन है उसका लाभ नहीं मिलता। उसके अलावा उन तुम्हें आने वाली चुनौतियां भी है कि उनके लिए कोई फिक्स स्कीम नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं और बीमाएं चलाए गए हैं, लेकिन उनके लिए भी एक भुगतान राशि का होना अनिवार्य है। किस तरह से उनके लिए वित्तीय सेवा या वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित किया जाए, यह एक बड़ा मुद्दा है। भू प्राकृतिक सच को कैसे, अन्न की बर्बादी, जब हम देखते हैं किस तरह से दुनिया भर में 93 करोड़ लाख टन खाना कूड़े करकट में बर्बाद कर दिया जाता है, जो कि जिसमें से 55% खाना घरों से निकला हुआ होता है तथा होटल और अन्य स्थानों से निकला हुआ होता है। किस तरह से इसको कम किया जाए, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष एक साल में लगभग 122 से 124 किलो खाना एक व्यक्ति के द्वारा बर्बाद किया जाता है। इस स्थिति को किस तरह से बदला जाए, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में करीबन 50,000 करोड़ की कीमत का खाना हर साल बर्बाद हो जाता है, जिसमें बिहार जैसे राज्य की जनसंख्या 1 वर्ष तक अपने खाने की पूर्ति कर सकती है। तो इतनी बड़ी स्तर पर होने वाली समस्या को किस तरह से रोका जाए, क्योंकि जब हम खाने की बर्बादी की बात करते हैं तो सामाजिक, अप्राकृतिक और ऐसा अपसंस्कृति की कुरीतियों की व्यथा होती है। किस तरह से जब हम देखते हैं कि खाने की बर्बादी नहीं, इसमें ऊर्जा, जल, पोषण तत्व, यहाँ तक कि जो किसान मेहनत कर कर अन्न को उगाता है उनकी भी
मेहनत की बर्बादी है, उनको भी निराशा का सामना करना पड़ता है। किस तरह से खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां चलाई जा रही, जिसमें अन्न श्री, या फिर जब हम बात करते हैं किस तरह से जीरो हंगर इंडेक्स के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाएं विश्व स्तर पर चलाई जा रही है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो खाना बर्बाद हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, किस तरह से उसको रोका जाए, तो अनिवार्य है कि वातावरण को दूषित होने से या फिर इस प्रकार के से जो खाना व्यर्थ हो रहा है वह उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए जिनके पास खाना नहीं है। तो उसके द्वारा जीरो हंगर इंडेक्स जो लक्ष्य है उस तक पहुंचा जा सकता है तथा सतत जीवन को अपनाया जा सकता है। इसके लिए जब हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार के द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर किए गए हैं उनका प्रयोग किया जाए, इसके अलावा जब हम देखते हैं कि शादी या फिर रेस्टोरेंट या अन्य स्थलों पर इस तरह के फूड शॉप बनाए जाए जिनके द्वारा वह बचे हुए खाने को वहां पर छोड़ दे और उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। ग्लोरिफिकेशन ना देखकर लोगों तक उस अन्न को पहुंचाया जाए और जो अन्न की बर्बादी है उसको रोका जा सके। ब्रिक्स से जुड़ना चाहता है मलेशिया। जब हम भारत मलेशिया की बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से जब हम भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है मलेशिया। उनके बाद जब हम कारोबार की बात करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार में भारत और मलेशिया के 20 अरब डॉलर तक का कारोबार है। इसके अलावा भारत मलेशिया का निवेश 3.3 अरब डॉलर का है। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो भारत के द्वारा रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल और अ, जैसे चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट में इसके अलावा जब हम मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया ब्रिक्स में सम्मिलित होना चाहता है। जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स में किसी भी देश को सम्मिलित करने के लिए ब्रिक्स में आम सहमति से फैसला लिया जाता है। इसलिए अनिवार्य है कि मलेशिया को सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत की सहमति जरूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रिक्स अपनी मुद्रा जारी करने वाला है जिसमें भुगतान के लिए स्विफ्ट सिस्टम जैसा अपना एक सिस्टम लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके तथा ब्रिक्स इस योजना से जुड़ने के लिए मलेशिया को ब्रिक्स में सम्मिलित होना अनिवार्य है। जायज है गुस्सा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हाल ही में हुए अ, कोलकाता में हुए रेप के मामले में कहा गया कि किस यह अत्यधिक स्तब्ध और व्यथित करने वाला मामले हैं। किस तरह से हमें इस मानसिकता को बदलना अनिवार्य है तथा जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसमें के लिए परिवर्तन और जागरूकता अनिवार्य है। हमें इस तरह की मानसिकता का सामना करना पड़ेगा कि जो जिनके लिए महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम तथा कम बुद्धिमान आंकने के लिए देखा जाता है। इसके अलावा कई लोगों के द्वारा महिलाओं को केवल वस्तु की दृष्टि से देखा जाता है। अगर इसलिए अनिवार्य है कि इस प्रकार की सोच को बदला जाए और इसके लिए जागरूकता ली जाए। इसके लिए अनिवार्य है कि लैंगिक विषमता जैसे कानून अपनाए जाए और उनके लिए जो जागरूकता होनी चाहिए उसको अपनाया जाए। भारत में महिलाओं के निजी अधिकारों का रक्षा की जाए। कानून और अपराध के लिए खिलाफ ऐसे माहौल बनाया जाए जिसके प्रति चेतना हो तथा सार्वजनिक रूप से इस तरह की मुहिम को अपनाया जाए ताकि अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सके। तभी यह इन समस्याओं से बाहर निकला जा सकता है। युद्ध और भारत। हाल ही में देखा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन का दौरा किया गया जिसके पश्चात उन्होंने यूएस और रशिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। अगले महीने प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाने वाले हैं जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करना है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा कूटनीति और वार्ता, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग के द्वारा युद्ध की समाप्ति के लिए चुना गया है, क्योंकि युद्ध किसी भी स्थिति में उचित नहीं है और ना ही यह युद्ध का समय है। द्विपक्षीय मुद्दों के लिए वैश्विक समस्याओं और विचार विमर्श करना अनिवार्य है। भारत इसलिए प्रतिबद्ध है कि किस तरह से युद्ध को समाप्त किया जाए। इसके लिए अनिवार्य है कि अ, पश्चिमी देशों
के द्वारा भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं या फिर जिस प्रकार की स्थिति अपनाई जा रही है उसमें कुछ तरह के परिवर्तन किए जाए। जब हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध की, तो यूक्रेन के नाटो संगठन में, सैन्य संगठन में सम्मिलित होने के पश्चात यह युद्ध आया और दोनों ही देशों के द्वारा आक्रामक रुख अपनाया गया। इसलिए सैन्य कार्रवाई लगातार होती रही। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित नाटो सैन्य संगठन देशों के लिए भी इस प्रकार की स्थिति में अपने रुख को बदलने की तथा युद्ध को शांत करने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है, ताकि इस स्थिति से बाहर निकला जा सके और विश्व स्तर पर जो समस्या उत्पन्न है, जियो पॉलिटिकली जो विषमता हमें देखने के लिए मिलती है, उनको रोका जा सके, क्योंकि युद्ध के साथ पड़ने वाले प्रभाव सभी देशों पर पड़ेंगे। इसके कारण जब हम देखते हैं ऑयल संबंधित समस्याएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित समस्याएं, या फिर वेस्ट एशिया में होने वाले संबंध भी देख सकते हैं किस तरह से इसराइल के द्वारा हमास और हुती में जो इशू देखने के लिए मिलता है, इसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगा होता हुआ, तथा इन विषयों पर जब हम मानव अधिकार की बात करते हैं, उनको किस तरह से संरक्षित रखा जाए, यह भी सभी देशों की के लिए महत्वपूर्ण है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा करे। मैग्नीशियम शरीर में पाए जाने वाला चौथा सबसे आम खनिज है, जिसमें जिसको पूर्ण स्थिति में न्यूनतम स्थिति में लेना अनिवार्य है, क्योंकि मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ डीएनए में होने वाले नुकसान को कम करते हैं तथा डीएनए की संरचनाओं को निरंतर बनाए रखते हैं। इसलिए मैग्नीशियम को एक उचित मात्रा में लेना अनिवार्य है। प्रयोग में कमी नहीं करनी चाहिए। तो हाल ही में जारी इंडेक्स में देखा गया, जो कि वायु प्रदूषण से पीड़ित है। जब हम देखते हैं कि भारत में वायु प्रदूषण 2022 में 19.3% की कमी आई है। वही शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन के अनुसार देखा गया कि इसके माध्यम से भारत में जीवन प्रत्याशा 51 दिन की वृद्धि हुई है। वही बांग्लादेश और भारत, जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में दूसरे सबसे बड़े उत्सर्जक है, उसके लिए अनिवार्य है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए और किस तरह से एयर क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 नामक रिपोर्ट में जारी किया गया कि किस तरह से सभी दक्षिण एशियाई देशों में जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी आई है, तथा जब हम बात करते हैं भारत की, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके द्वारा 19% की कमी हमें देखने के लिए मिली। इसके अलावा जहां पर यह स्कीम लागू नहीं की गई या फिर जहां पर यह योजना लागू नहीं की गई, वहां पर हमें 16% की कमी देखने के लिए मिली। तो सार्वजनिक स्थल बनाए रखने के लिए तथा प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करने अनिवार्य है, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जो स्वच्छ वायु के लिए ये अनिवार्य है। कानूनी पहल में बदलाव होने अनिवार्य है। जब हम नारीवाद की बात करते हैं, तो हम देखते हैं वह एक विशाल और व्यापक विचारधारा है। किस तरह से 1848 में हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सम्मेलन में, जो कि पहला महिला अधिकार सम्मेलन था, से आरंभ हुआ था, उसके पश्चात निरंतर हमें विभिन्न प्रकार के आंदोलन देखने के लिए मिले हैं, जिसमें चाहे महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना हो, या फिर शिक्षा का अधिकार हो, या मीटू तक नारीवाद का उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। जब हम बात करते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ जो स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है उसको बदला जाए, फिर यौन उत्पीड़न से संबंधित जो समस्याएं सामने आती है उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। सिनेमा एक ऐसी अकेला स्थान नहीं है जहां पर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। सभी उद्योग में, इंडस्ट्रीज में, या फिर अन्य स्थलों पर भी इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उसको किस तरह से जागरूक किया जाए और उनके ऊपर पूर्ण रूप से बात की जाए, ताकि उनको हल किया जा सके। जब हम देखते हैं कि किस तरह से औरत और पुरुष दोनों ही कास्टिंग काउच की पीड़ा सब जगह देखने के लिए मिलती है। जब हम सेंसरशिप की बात करते हैं, तो सिनेमेटोग्राफी समिति 1928 की रिपोर्ट के अनुसार यह केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की सिफारिश पर 2016 में श्याम बेनेगल समिति स्थापित की गई थी। उसके पश्चात जब हम देखते हैं जस्टिस हेमा कमिटी भी बनाई गई थी, जिसने 2024 में अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसके माध्यम से मलयालम इंडस्ट्री में होने वाले यौन उत्पीड़न की समस्याओं को के मुद्दे को उठाया गया। किस तरह से क्या आयाम है जिनके कारण यह यौन उत्पीड़न की समस्या में देखने के लिए मिलती है, तो इसके कुछ आयाम भी प्रकट किए गए, जिसमें है आंतरिक अनियंत्रित भावनाओं का प्रकट होना, दूसरा है कि शक्ति संबंधों का अभिव्यक्ति, तीसरा है वर्चस्व का उपकरण करना है, वर्चस्व को दिखाना कि
किसका वर्चस्व अधिक है। इन समस्याओं के कारण, इन भावनाओं के कारण इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके लिए अनिवार्य है कि व्यक्तियों को जागरूक होना, महिलाओं को केवल वस्तुओं की समान ना देखना, तथा जिस तरह का चित्रण फिल्मों में किया जाता है उसको भी परिवर्तन किया जाए। पुरुषों को साथ साथ महिलाओं को भी इस प्रकार के केवल वस्तु के माध्यम से ना दिखाकर उन्हें स्थिति में भी परिवर्तन किया जाए, क्योंकि फिल्में भी समाज का पर पड़ने वाले प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसलिए अनिवार्य है कि फिल्मों में भी परिवर्तनशील नजरिए को अपनाया जाए। यौन हिंसा सामाजिक संरचना जैसे वर्ग, धन, क्षेत्र, जाति, लिंग से संबंधित है। इसमें केवल आक्रोश और आलोचना का कोई फायदा नहीं है। पुरुष और महिला दोनों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे इनकार करते तो उनका बहिष्कार होता, उन्हें कार्य नहीं दिया जाता, या फिर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती है। इसलिए अनिवार्य है कि जो कानून पुराने हैं उनमें बदलाव किए जाए। बदलाव के साथ साथ सामाजिक जागरूकता तथा समाज का एकीकृत होकर उन मुद्दों के ऊपर बात करना अनिवार्य है। इस प्रकार की समितियां या फिर सभाओं का आयोजन किया जाए ताकि इन सभी विषयों पर पूर्ण रूप से बात की जा सके, तथा उन सभी संघर्षों के विषय में चर्चा की जा सके, या फिर जो इस तरह की समस्या से पीड़ित है वह इस विषय पर खुद आकर बोले और उसके प्रति जागरूकता करे। लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि उनकी जो पहचान है या फिर जो उनका कार्यस्थल है उनके ऊपर उनकी निंदा ना की जाए, या फिर उनके ऊपर हास्यास्पद या मजाक या फिर दुरुपयोग करने से बचाया जा सके। इस तरह के नियमों को लागू किया जाए ताकि जो कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से पीड़ित लोग हैं उनको जिम्मेवार ठहराने की बजाय जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है उसको दोषी को सजा दी जा सके, ताकि जो व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिल सके। इसके अलावा कलाकार की बात की जाती है, किस तरह से विचारों में परिवर्तन होना और सामाजिक शिकायतों के लिए एक मंच स्थापित करना ताकि इन विषयों पर खुलकर बात की जा सके, यह अनिवार्य है। स्क्रीन शो को अपनाना या नुक्कड़ नाटक जैसी पुरानी प्रथाओं के माध्यम से एकजुट होना और समाज में को जागरूक करना अनिवार्य है। युद्ध से मुनाफा देखते अमेरिका सैन्य उद्योग। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो क्या सिर्फ युद्ध भू राजनीतिक स्तर पर ही होता है या फिर उसका उद्देश्य अन्य भी होता है। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक हितों के साथ साथ रक्षा उद्योगों का निरंतर जो चलन बढ़ता है वह भी है, क्योंकि किस तरह से रक्षा उद्योगों के माध्यम से लाभ सुनिश्चित करना भी एक अ, बड़ा कारण बन गया है। जब हम द अमेरिका मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर जो अमेरिका का लाभ है वो सैन्य उद्योग के कारण बढ़ता हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें एक मजबूत रक्षा उद्योग विकसित कर कर संघर्ष की मांग बढ़ी है। जब हम देखते हैं बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां निरंतर अ, आगे आई है तथा इन्होंने विमान, जहाज, हथियारों का उत्पादन किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु अ, परमाणु हथियार की होड़ बढ़ गई तथा उन्हें निरंतर किस तरह से भंडारित या संरक्षित किया जाए इसके लिए एक रेस होती हुई हमें विश्व में देखने के लिए मिलती है। जब हम बात करते हैं किस तरह से साम्यवादी को काबू करने के लिए अक्सर इस तरह की नीति अपनाई गई, चाहे वह कोरिया युद्ध हो या फिर वियतनाम युद्ध हो। किस तरह से एक पैटर्न शुरू हुआ जहां अक्सर ऐसी वैचारिक लड़ाइयां शुरू हुई जो कि रक्षा उद्योग को बढ़ाने में मदद कर सके और उन विचारों को दबा सके जिनके लिए वह जो उनके लिए उचित नहीं है या फिर जिसके वह अनुकूल नहीं मानते। इसकी वजह से पूरी विश्व में हमें उथल पुथल देखने के लिए मिली है तथा निरंतर मुनाफाखोरी हमें देखने के लिए मिली है। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका से लेकर प्रॉक्सी वॉर या क्यूबा मिसाइल जैसी समस्याएं, कम्युनिस्ट का विरोध, या फिर 1951 में जो हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन संघ में बिखराव के बाद भी निरंतर इस तरह की सीमाएं हमें देखने के लिए मिलती है। 1951 52 में खाड़ी युद्ध जब प्रारंभ हुआ जिसकी वजह से तेल समृद्ध मध्य पूर्व के हिस्सों देशों ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त युद्ध करने के लिए इस तरह के रक्षक उपकरणों को खरीदा, जिसकी वजह से लंबे समय तक जो चलने वाला संघर्ष है वो निरंतर चलता रहा। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अमेरिकी विदेशी नीति पर सैन्य औद्योगिक परख कड़ी मजबूत हुई। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में ऐसी कई कंपनियां उत्पन्न हुई जिन्होंने सैन्य युद्ध उद्योग को बढ़ाया और
अमेरिका की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान सैन्य उद्योगों का देखने के लिए मिलता है। किस तरह से अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक एक्सपोर्ट हथियारों का किया जाता है विभिन्न देशों को, जो कि एक नेटवर्क बनाए रखने के लिए और धन आवंटित करने के लिए अनिवार्य है। जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका द्वारा सबसे अधिक खर्च भी अपनी आर्मी के ऊपर ही किया जाता है। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि युद्ध केवल राजनीतिक हितों या फिर संरक्षण को बचाए रखने के लिए नहीं, बल्कि उद्योगों को या फिर रक्षा उद्योगों के निरंतर सुलभ लाभ के लिए भी अनिवार्य है। इसलिए प्रॉक्सी वॉर जैसी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे मुर्दराज सीईओ और छठे सबसे अमीर बिजनेसमैन है। जब उनकी कंपनी की बात करते हैं तो यह ऐसी पहली कंपनी है जो 1 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 84 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैंप को पार कर चुकी है, और यह दुनिया की पहली ऐसी नॉन टेक कंपनी है जिसने इस मुकाम को हासिल किया है। जब हम वॉरेन बफे की बात करते हैं तो उन्होंने 11 साल की उम्र में सबसे पहला शेयर खरीदा था। जो बफे की कंपनी के आज की बात करें तो शेयर सबसे महंगे हैं, जिनकी एक शेयर की कीमत 6 करोड़ रुपए है। जब हम वॉरेन बफे के द्वारा निवेश से जुड़े गोल्डन रूल की बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन कंपनियों में निवेश किया जाए जिनमें निरंतर अपार संभावनाएं हैं, जो निरंतर बढ़ती रहेंगी तथा वृद्धि करती रहेंगी। दूसरा, कि अपनी क्षमता के अनुसार निवेश किया जाए कि कितनी आपकी क्षमता है और कितना आप निवेश कर सकते हैं। तीसरा, इक्विटी शेयर खरीदते समय खुद को कंपनी का मालिक सोचा जाए ताकि उन अनुभूतियों को हम अनुभव कर सके। जीवन रक्षा व अ, समुदाय की सशक्तिकरण, तो एनजीओ के माध्यम से किस तरह से एक गैर लाभकारी संस्थान सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग न्यूट्रिशन एंड अडोलसेंट चेतना नामक चेतना का आरंभ किया गया, जो कि ब्लॉक में 3 साल तक निरंतर कार्य करती रही, जिसके द्वारा गुजरात में नवसारी जिले में 2 आदिवासी ब्लॉक जिसमें वसंदा और चिखली के 60 गांवों को में आदिवासी महिलाओं और परिवारों को इस लिए उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और मृत्यु स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाया गया ताकि मातृ मृत्यु दर को रोका जा सके। इसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से बीते समय में 776 जो डिलीवरी हुई है उनमें मृत्यु दर 0 दर्ज हुई है, कि एक भी मामला नहीं हुआ। इसके यह भी सब संभव है क्योंकि उनके द्वारा जो व्यवहार में बदलाव लाए गए तथा किस तरह से महिलाओं को उनके लिए जागरूक किया गया और स्वास्थ्य संकेत दिए गए। किस तरह से जब हम बात करते हैं गुजरात में, सिर्फ उन्होंने इसी स्तर पर बात नहीं की कि किस तरह से मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके, बल्कि एनीमिया फ्री से संबंधित समस्याएं, पोषण से संबंधित समस्याओं के ऊपर भी उन्होंने बात की। लैंगिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन पहलों को आरंभ किया, जिसके द्वारा महिला स्वास्थ्य पहल के कारण चेतना को महिला स्वास्थ्य, पोषण और लिंग के मामले में ट्रेंड सेंट बनने में मदद मिली। जब हम बात करते हैं चेतना की, तो यह 2,77,000 से अधिक प्रतियां यानी कि पुस्तक जो है वो छापी जाती है जिनकी मांग की जाती है। इसके अलावा 7 जिलों में 78 7 राज्यों में 78 जिले, 124 ब्लॉक और 439 गांवों में लोगों के जो जीवन है उनमें बदलाव किए गए तथा उनमें स्वास्थ्य संबंधित जो बदलाव या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारी होनी चाहिए वह उन्हें पहुंचाई गई। किस तरह से उन्हें एजुकेट किया गया, और जब हम देखते हैं किस तरह से चेतना के माध्यम से अहमदाबाद के 70 स्कूलों को तंबाकू मुक्त प्रमाणित होने का लिए व्यवहार में उनके बदलाव किया गया। इसलिए मोहन साना में मानसिकता में बदलाव लाया गया, और 80-90 के दशक में जो लिंग अनुपात में सबसे खराब जिला था उसमें भी परिवर्तन लाया गया कि किस तरह से सास बहू बैठ के जाति पंचायत नेताओं के बीच में बातचीत की गई तथा बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए XY गुणसूत्र की जो भूमिका है उसको अभिभावकों को समझाया गया दाल और चावल खेती के माध्यम से, ताकि उनको यह समझ में आ सके कि बेटे और बेटी के जन्म में किस प्रकार से क्रोमोसोम की भागीदारी होती है। किसी महिला को उसके लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता या फिर उनसे संबंधित जो लिंग अनुपात है उसको सुधारा जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य संदेश में भी बदलाव किया गया। किस तरह से जम पोषण की, यौवन की, मासिक धर्म की, किशोर अवस्था की, एनीमिया की, गर्भ निर्धारण जैसी बातों पर ज्ञान साझा करते हैं उन जिनको गाने के माध्यम से, खेल के माध्यम से, एनिमेशन फिल्म के माध्यम से इन सभी विषयों पर बात की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह से 1966 में प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट में सहजीवी छात्रों के तहत उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एनजीओ भी समाज सुधार में एक निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए अनिवार्य है कि इस तरह की जो
पहल है उनको और आगे बढ़ाया जा सके, कि किस तरह से जब हम ट्राइबल की बात करते हैं, जनजातीय स्थानों की बात करते हैं, उनको तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए उनको पहुंचाया जा सके, तथा उनको अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के लिए यह सब अनिवार्य है। पाकिस्तान को अपने हाल पर छोड़ देने की नीति, तो जब हम देखते हैं किस तरह से बांग्लादेश में जो स्थिति में परिवर्तन आया है, तो हम देख सकते हैं नेतृत्व परिवर्तन के साथ नीतिगत बदलाव की जैसी संस्कृति बांग्लादेश में रही है, जो कि अतीत के साथ साथ हमें अभी हाल ही में देखने के लिए मिली। वहीं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान सिंड्रोम एक अलग चीज है। जब हम किस तरह से 1953 में नेहरू द्वारा कराची और दिल्ली में पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा के साथ चर्चा की गई थी, तथा सहमति हुई थी कि एक निश्चित जनमत संग्रह किया जाएगा। लेकिन 1954 में पाकिस्तान के अमेरिकी के साथ सैन्य सहयोग बनाने के कारण इस प्रकार की नीति पूर्ण नहीं हो सकी। उसके पश्चात हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मनमोहन सिंह सरकार के कार्यालय में एक चार चरणों में एक फॉर्मूला लागू किया गया था, जिसमें व्यापार समझौता था, जिसके माध्यम से पाकिस्तान और कश्मीर घाटी के कब्जे वाले कश्मीर के बीच में एक सीमा लचीली हो जाती, तथा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदी जल प्रबंधन से संबंधित या फिर पर्यटन से संबंधित पहले उनको आरंभ किया जा सके, जिसके माध्यम से यह सीमाएं अप्रासंगिक होकर एक जो विभाजन रेखा बनाती है उसको को बनाए रखती। लेकिन यह फॉर्मूला भी पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि उस समय के जो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे 2007 में, उनको उनके आर्मी के साथ साथ उनके राष्ट्रपति पद से भी हटा दिया गया। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में निर्णय लेने की क्षमता वहां की फौज को है। राज्य सत्ता में इतनी क्षमता नहीं है कि वह उन निर्णय को ले सके तथा उनके ऊपर रह सके। जब पाकिस्तान के डीप स्टेट ने पठानकोट पर हमला किया और उसका जवाब में अ, बाद में उरी, पुलवामा, बालाकोट जैसी घटनाओं हमें देखने के लिए मिली, जिसके बाद इस तरह का रवैया अपना लिया गया। लेकिन क्या इस तरह का रवैया जो अपनाया गया है उसके लिए किस तरह के परिवर्तन करने अनिवार्य है? आईएसआई के पूर्व प्रमुख फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद भी जम्मू कश्मीर में डीप स्टेट में प्रॉक्सी वॉर जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनको किस तरह से रोका जाए, तथा पाकिस्तान से संबंधित जो चिंताएं हैं उनके ऊपर किस तरह के हल निकाले जा सकते हैं। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाने के पश्चात या फिर बिग ब्रदर की पॉलिसी के अलावा और भारत के द्वारा किन क्या डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए, जिसके माध्यम से वह जो पाकिस्तान से होने वाली समस्याएं हैं उनको सुलझा सके? औद्योगिक पार्क की राह में चुनौती, तो हाल ही में देखने के लिए मिला था कि 28,600 करोड़ की लागत से 12 ऐसी सिटीज को डेवलप किया जाएगा जो कि वाणिज्य के लिए सुलभ हो, जिन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया था। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं तो उनके द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चला सड़क निर्माण योजना चलाई गई थी, जिसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ा जाता, जिसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज रखा गया था। इसी के आधार पर शहरों और निजी क्षेत्रों को मिलाकर स्मार्ट औद्योगिक शहर बसाने की एक पहल आरंभ की गई है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, तथा जमीन राज्य के द्वारा जमीन का योगदान किया जाएगा, केंद्र के द्वारा इक्विटी या डेटा मुहैया कराया जाएगा। वहीं औद्योगिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। जब हम बात करते हैं किस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इन औद्योगिक टाउनशिप को बनाया जाएगा। जो हम भारत की बात करते हैं, हम देखने के लिए मिलता है भारत में 44,020 औद्योगिक पार्क तथा 270 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिनको निवेश बढ़ाने के लिए, औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया था। लेकिन हाल ही में इनमें आने वाली समस्याएं भी देखी गई, किस तरह से कोरोना काल के बाद देखने के लिए मिला कि जो छोटी दुकानें हैं या फिर घर के माध्यम से ही उन्हें एसईजेड बना लिया गया तथा उनके स्थानों को कम किया गया है। वह इसीलिए 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा गिफ्ट सिटी जैसी अवधारणा को लाया गया, ताकि गिफ्ट सिटी के माध्यम से आईएफडीसी को बढ़ाया जा सके और जो विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा चीन की शैली पर इनके निर्यात क्षेत्र को विकसित करने के लिए इन सिटियों को बसाया जाएगा, ताकि जो निर्यात के लिए लक्ष्य रखा गया है उसको पूर्ण रूप से हासिल किया जा सके। इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हमेशा के लिए चुनौती रहा है, उसके लिए जो सरकार के द्वारा पहले से अधिग्रहण भूमि है उसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि उनको शामिल किया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनका औसत आकार क्या रहेगा, यह एक समस्या है।
जब हम देश में सोशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो उसका आकार 0.25 वर्ग किलोमीटर से 14 वर्ग किलोमीटर तक का होता है। वहीं जब हम चीन की बात करते हैं, जो कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन 316 वर्ग किलोमीटर का है। तो किस तरह से इनके आकार में क्या परिवर्तन किए जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक पार्क में वे जमीनें शामिल होंगी जो पहले से ही अधिकृत है और उनके लिए पर्यावरण की मंजूरी मिल चुकी है। एक खिड़की मंजूर की जाएगी जिसके माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा इन पार्क को ऐसी लोकेशन पर स्थापित किया जाएगा जहां माल ढुलाई के लिए गलियारे हैं। देखा जाता है किस तरह से जो कॉरिडोर है, स्पेशल औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिनके लिए लॉजिस्टिक से संबंधित जो खर्च है उसको कम किया जा सके। हाल ही में देखा गया था किस तरह से लॉजिस्टिक खर्च 14% से घटकर 8 से 9% के बीच में आ गया है। इसलिए जो 5 महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक कॉरिडोर है उनके माध्यम इन सिटियों को बसाया गया, जिसमें अमृतसर, कोलकाता, बोल्ट, दिल्ली, मुंबई और दक्षिण एवं मध्य मार्गों के स्थित जो कॉरिडोर है उनके मध्य इन्हें बसाया जाएगा, ताकि जो लॉजिस्टिक पर होने वाला खर्च है उसको कम किया जा सके। रक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय तट रक्षा बल को के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक प्रदूषण नियंत्रित पोर्ट है, जिसमें GSL यार्ड 1267 का जलावरण किया गया। इसकी अगर हम लागत की बात करते हैं तो 2500 करोड़ रुपए में इसको निर्मित किया गया है। लाल सिर वाला गिद्ध, सार्कोजिप्स पॉल्वस, जिसे लाल सिर वाले गिद्ध के नाम से जाना जाता है। जब हम इसकी आवासीय क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तरी भारत तक इसका आवासीय क्षेत्र सिकुड़ कर रह गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर।